अम, तो ये सारा सेक्शन बेसिकली ये रहा था कि आपने ये बेसिकली उनके लिए तो ख़ैर है ही, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेटर है कि वो जिस जिस भी जगह से वो प्रिपेयर कर रहे होंगे जिस सोर्सेज़ से, तो उनका एक क्रीम लेयर है बेसिकली। सो ऐसा ही हम वेस्टर्न आर्ट के साथ भी करेंगे एंड वेस्टर्न आर्ट वाले पोर्शन में फिर भी थोड़ा-सा शॉर्ट है मतलब चीज़ें, अगर देखा जाए ऐसे इंडियन के हिसाब से क्योंकि जो इंडियन वाला पोर्शन है वहाँ पे जब वो डायनेस्टी वाला पोर्शन आता है तो वी हैव द स्टोरीज़ हमें थोड़ा समझना पड़ जाता है कि वो स्टोरीज़ वो किस तरीके से फॉर्म होता चल रहा है और आगे जाके वो कैसे जो है डायनेस्टीज़ में और फिर आर्टवर्क्स में फॉर्म कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं आज वेस्टर्न आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वेस्टर्न आर्ट का सेशन भी अगेन जब हम प्री हिस्ट्री वाला सेक्शन की हम बात करते हैं, तो वो अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो इंडियन हो, हिस्ट्री वाला पोर्शन प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन बेसिकली वो यूजीसी थोड़ा-सा नेग्लेक्ट कर देता है। एंड अगेन यहाँ पे अगर जो जानने वाली चीज़ है, येस क्रोनोलॉजी ऑफ कोर्स, क्रोनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन-सा किसके बाद क्या चल रहा है। एंड बिफोर रेनेसां से पहले जितने भी ये जो सारा सेक्शन है, वो फिर भी थोड़ा-सा लाइट लेके चलते हैं वो, लेकिन रेनेसां से लेके कंटेम्परेरी तक, बिल्कुल लैंड आर्ट या फिर जो एकदम कंटेम्परेरी चल रहे हैं, वहाँ तक यूजीसी जो है वो बहुत ही डेप्थ तरीके से वो पूछता है। लेकिन डेप्थ तरीके से पूछने के साथ-साथ भी उनका एक पैटर्न, एक फॉर्म अगेन यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है और जो भी आर्टिस्ट हैं या फिर जो भी इज़म्स या जो भी एरा वो पूछते हैं, वो कुछ-कुछ पैटर्न्स के साथ उन्होंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। हालाँकि अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा होगा मे बी कई सारे लोगों ने मे बी आई गेस एक जैनसन की एक किताब है दैट्स अ हिस्ट्री ऑफ आर्ट जैनसन की। डेफिनिटली शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो ज़रूर उसको देखा होगा और अगर नहीं किसी ने देखा है या फिर जिसके पास नहीं है लेट मी नो मैं उसको व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कर दूँगा एंड वो बुक बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत वेस्टर्न आर्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है और बहुत ही अच्छी किताब है। अगर किसी ने उस बुक को बहुत तरीके से अगर उसको पढ़ लिया है, तो आई एम टेलिंग यू कि वो किताब इज़ मोर देन इनफ आपके इस प्रिपरेशन के लिए, वेस्टर्न आर्ट वाले पोर्शन के लिए। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी किताबें नहीं मिलती जो कई बार लोग बोलते हैं कि यूजीसी के लिए कोई किताब बता दो, कोई ऐसा जिसके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो इंडियन में चलो बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्लेम किया हुआ है कि दे हैव द बुक्स और इन सब चीज़ों के लिए बट आई एम श्योर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वो तो आपको पता लगा होगा कि ये नॉट इनफ वो बिल्कुल भी और बहुत ही अलग-अलग तरीके से उन्होंने कर रखा होता है। सो यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आपको हर सेक्शन के लिए अलग-अलग बुक उठानी पड़ेंगी। अगर आप बोल रहे हैं कि आइकनोग्राफी के लिए मुझे पोर्शन तैयार करना है तो यू हैव सम अनदर बुक्स आइकनोग्राफी के स्पेशली आइकनोग्राफी के लिए वी हैव द बुक्स। अगर आपको अजंता एंड अलोरा अलग से सेक्शन से करना है, इंडियन डायनेस्टीज़ आपको अलग करने हैं। एंड मोर देन इनफ जो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट हैं उसके लिए अलग है। सो ऐसे ही वेस्टर्न आर्ट के लिए भी अगर आपको अलग से बुक देखना हो तो जेनसन इज द वेरी वेरी गुड एग्जांपल द सोर्स फॉर दिस प्रिपरेशन एंड उसके अलावा भी कई सारे बुक्स हमारे पास हैं डेफिनेटली जो है इम्पोर्टेंट लेकिन यस जैनसन थोड़ा-सा डेप्थ में है। दिस इज़ समथिंग अराउंड 1200-1300 पेज की बुक है। एंड अगर वो आप बुक सिर्फ़ एक नोवेल की तरह भी आप पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि एक नोवेल खत्म करने में हमें कितना टाइम लगता है जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 दिन, 3 दिन। सो जब मैं इस जैनसन की बुक को जब तैयार पढ़ रहा था, सो बेसिकली व्हाट आई डिड कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको सिर्फ़ एक नोवेल की तरह रोज़ दिमाग में था कि 60 पेजेज़, 50 पेजेज़ मुझे रोज़ खत्म करना है। वो मेरा एक टारगेट था। एंड ऐसे करते हुए लगभग मैंने 2 हफ्ते में वो पूरी बुक मैंने खत्म कर दी। पहले सिर्फ़ पढ़ा, उसको ना नोट्स बनाने, ना कुछ समझना है, सिर्फ़ पढ़ें। जैसे कि आप एक बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप खत्म करते हुए जाएँ। एट लीस्ट उस बुक का जो एकदम क्रीम लेयर होगा, जो ऊपर का जो 20% जो आपके दिमाग में जाएगा, दैट इज़ द मेन लेयर जो आपको पता रहेगा एट लीस्ट अच्छा कि इसके बाद ये था, फिर ये था, फिर इसके बाद ऐसा आया था। आर्टिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता आपको। लेकिन आपको क्रोनोलॉजी पता लग जाती है कि कौन-सा किसके बाद चल रहा था। अपार्ट ऑफ दिस जब आप वेस्टर्न आर्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो जहाँ पे मॉडर्न आर्ट शुरू होता है, जो आपका मॉडर्न आर्ट वाला एरिया है, जहाँ से इम्प्रेशनिज़्म से वो शुरू होता है, तो उसके बाद आप देखते हो कि
सब बिखर जाता है। उसके बाद यू हैव लॉट्स ऑफ इज़म्स, इतने सारे इज़्म आपको मिलते हैं। अगर आप विकिपीडिया पे ही सिंपली अगर आप चेक करते हैं तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे मोर देन 70-80 इज़म्स हैं, अगर आप एक-एक करके आप चेक करने बैठेंगे। लेकिन हमें वो वाले पोर्शंस, हमें वो वाले इज़म्स पकड़ने हैं जो यूजीसी एक्चुअल में उसको कंसीडर करता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हाय हरविंदर, हेलो। सो ये इस तरीके से आपको देखना है कि कौन-सा इज़्म कौन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं बेसिकली आपको क्या कराऊँगा, इस पूरे सेक्शन में हम कुछ ऐसे इज़म्स को देखेंगे, जो यूजीसी एक्चुअल में पूछता है। हाँ, अगेन आप इस बात को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी दोबारा बोलूँगा कि आप पूरे 100 क्वेश्चन्स आप नहीं सही कर सकते, राइट? क्योंकि वो कुछ 10 से 12, 15 क्वेश्चन्स वो ऐसे डालते ही डालते हैं, जो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आर्ट हमारा फील्ड एक ऐसा है, इतना बड़ा सिलेबस की तो मैं बात ही नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री हमारी इतनी ज़्यादा है, इवन कंटेम्परेरी से लेके पुराने तक, तो आप कभी भी सबको कलेक्ट नहीं कर सकते, राइट? चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, कलेक्ट नहीं कर सकते हम। सो बहुत सारा है। उसमें से जो क्रीम लेयर है, जो इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं, जहाँ पे आप इज़म्स अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलरली अगर मैं क्यूबिज़्म की एग्ज़ाम्पल बात करता हूँ, सो क्यूबिज़्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है सबसे पहले, पिकासो, राइट? उसके बाद हमारे दिमाग में आता है जॉर्ज ब्राक। ये 2 आर्टिस्ट आपके दिमाग में आ रहा है नॉन जनरली। सो ऐसे ही ऐसे कई सारे इज़म्स हैं, छोटे-छोटे इज़म्स हैं जो कि अ, ब जब हम जब हम अपने अपने मास्टर्स के या फिर अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस में जब हम पढ़ते हैं, तो आपको बताया जाता है कि क्यूबिज़्म के बाद वी हैव दिस दादाइज़्म एंड आफ्टर दैट सररेज़्म। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस क्यूबिज़्म और दादाइज़्म, इनके बीच में भी वी हैव दिस 3-4 इज़म्स, 3-4 एरा है, ऐसे 3-4 मूवमेंट है जो कि सिर्फ 5-5 साल, 4-4 साल के लिए चले, 10 साल के लिए चले और बंद हो गए। उन्होंने वो बेसिकली क्या था, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन था, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम है, जो क्यूबिज़्म और दादाइज़्म के बीच में जो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा था, है ना? ऐसा नहीं हुआ है ये इस मॉडर्न आर्ट के सेशन में ऐसा इंडियन आर्ट की तरह हमारा नहीं हुआ है कि एक आया, उसने उसको हराया या फिर वो खत्म हुआ, उसके बाद ही दूसरा शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। हर जगह पे अलग-अलग जगहों पे एक ही सेम टाइम में बहुत सारे छोटे-छोटे से इज़म्स चल रहे हैं। तो यूजीसी बेसिकली क्या करता है, उन्हीं इज़म्स में से जो एक उनका मेन फाउंडर होगा या फिर उनका जो मेन इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट होगा, उन आर्टिस्ट को वो पूछता है और उसका कोई 1-2 काम वो पूछता है। सो हम उनको मेन ज़्यादा फ़ोकस हमें उन पे करना है जो रेनेसाँ से लेके जो अभी तक के जो आर्ट का जो सेशन है कंटेम्परेरी आर्ट तक का जो फ़ील्ड है, हमें वो कवर करेंगे। उससे पहले स्टोन एज और ये इजिप्ट सिविलाइज़ेशन और ग्रीक, रोमन, पूरा जो क्रिश्चियन आर्ट वाला सेक्शन है आपका बाइज़ेंटाइन से लेके गॉथिक तक। यहाँ पे भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ दिस एकदम ऐसे एकदम ऊपर-ऊपर से, उसके बाद में रेनेसाँ से थोड़ा-सा डेप्थ में होते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस ये स्टोन एज वाले पोर्शन से। सो स्टोन एज वाला पोर्शन में ऐसा है कि अगेन ये पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सब कॉमन है। सब कुछ कॉमन चल रहा है, राइट? यहाँ पे जो हमें देखना है बेसिकली क्या है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में एक स्कल्पचर दैट इज़ वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ जो हमें ऑस्ट्रिया से मिला था, राइट? तो वो स्कल्पचर इम्पोर्टेंट है। आप लिख देंगे जहाँ पे स्टोन एज, वहाँ पे एक बुलेट पॉइंट डालिए और सिर्फ लिख दीजिए वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ। ये स्कल्पचर आपने देखना है, इसकी डिटेल्स आपने जाननी है। मैं आपको ओरली में आपको थोड़ा बता सकता हूँ बेसिकली कि ये पूछा क्या जा सकता है आपको, वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पे एक्सकैवेट हुआ था? लाइक कहाँ पे मिला था? तो दैट इज़ इन विलेंड्रॉफ में। विलेंड्रॉफ इज़ अ प्लेस इन ऑस्ट्रिया व्हाट वाज़ द प्लेस? वियना। सो वियना में आपको ये जगह है, तो वहाँ पे ये आपको मिलता है, वहाँ पे एक्सकैवेट हुआ था। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये फिलहाल है कहाँ पे? लोकेशन कहाँ है? कौन-सी म्यूज़ियम में है? तो दैट इज़ अगेन वियना म्यूज़ियम। अगर आप नेट पे चेक करेंगे, ये वियना म्यूज़ियम का आपको पूरा नाम थोड़ा-सा बड़ा है, नेचुरलिस्टिक ऐसे समथिंग करके कुछ है वो, मुझे एग्ज़ैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन वो क्वेश्चन में वियना म्यूज़ियम लिख देते हैं डायरेक्ट। वो म्यूज़ियम का नाम नहीं लेंगे। तो वियना म्यूज़ियम में है। आपसे दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है वो किस मीडियम में बना हुआ है, दैट इज़ मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। वो एक लाइमस्टोन में बना हुआ स्कल्पचर है और अगेन वो भी डांसिंग गर्ल की तरह 4 साढ़े 4 इंच का एक साइज़ है, वो आप एक बार चेक करिएगा। दैट इज़ समथिंग अराउंड 11 पॉइंट
5 सेंटीमीटर या 11.7 सेंटीमीटर ऐसा कुछ का है वो स्कल्पचर। इसमें एक ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज आप क्या इम्पोर्टेंट आप देखेंगे, इसमें एक और जो हमारे पास एक आर्किटेक्चर आता है, दैट इज स्टोनहेंज। स्टोनहेंज एक अनदर इम्पोर्टेंट चीज है। आपने जरूर देखा होगा, नहीं होगा तो जरूर आप उसको लिख लीजिए। स्टोनहेंज, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, दैट इज इन इंग्लैंड। अगर आपको ब्रिटेन या फिर आपको इंग्लैंड, दोनों में से कुछ भी ऐसा लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अगर आप ब्रिटेन और इंग्लैंड में आप देखेंगे क्या डिफरेंस है, तो दैट इज, अगर आप अगर आप ज्योग्राफी वाले मैप की तरफ से अगर देखेंगे इस तरीके से, तो उसमें कुछ 2-3 कंट्रीज हैं, दैट इज आई गेस आयरलैंड या आइसलैंड है, जो वो अगर मिल जाता है तो दैट इज द होल ब्रिटेन। बट अगर आप कुछ पर्टिकुलर उस एक एक कॉन्टिनेंट को उठाते हैं, तो वो एक पूरा जो है एक स्टेट उठाते हैं, कंट्री, तो वो इंग्लैंड कहलाता है सिर्फ। तो अगर आपसे ब्रिटेन बोल दिए, चाहे चाहे वो इंग्लैंड बोल दे, नॉट एन इश्यू, वो चलेगा। वो ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है बेसिकली, कि अम, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ, पोस्ट एंड लिंटल, दीज आर द आर्किटेक्चरल फेज हैं, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आर्किटेक्चरल फेज आए थे। मैं आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा जैनसन की, उसमें आपको ये मिल जाएगा, मेनहिल, एंड देयर इज व्हाट डोलमेन, एंड एक और क्या था, क्रोमलिश। तो ये कुछ ऐसी आर्किटेक्चर्स मिलती हैं जो कुछ खास नहीं। आपने देखा होगा कई बार कि वो सिर्फ क्या कर देते हैं, एक पोस्ट होता है बेसिकली, जिसमें वो दो ऐसे पिलर्स होंगे बड़े से, और ऊपर से वो सिर्फ एक लिंटन लगा देते हैं। वो ये वाले आर्किटेक्चर्स आपने जरूर प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने बहुत जगहों पे देखे हैं। तो ये पोस्ट और लिंटल, ये दो टर्म्स अगर आप देखेंगे, इसको सर्च करिएगा, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड के आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है, ये जहां से शुरू हुआ, एंड यही आगे हमारे जितने भी हम आर्किटेक्चर्स हमने किए हैं या तैयार किए हैं, बन रहे हैं आज की डेट पे, उस टाइम से लेके अभी तक, ये सब इसी बेस पे, इसी के कंसेप्ट के ऊपर से ये चलता जा रहा है। सो स्टोन एज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज विलन्स ऑफ विलेंट्रॉफ एंड स्टोनहेंज। ये दो स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इंपॉर्टेंट है। अपार्ट ऑफ दिस, हमें और क्या जानने की जरूरत है इस स्कल्पचर्स के अलावा, दैट इज बेसिकली, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि केव्स कौन से हैं, राइट, कि जैसे हमारे पास इंडियन में भी है, हमारे पास मिर्जापुर एंड बहुत सारा है, हमारे पास बहुत सारा है। सो ऐसे ही अगर आपको पर्टिकुलरली वेस्टर्न टर्म में अगर हमें देखना है, तो सबसे पहला आप सब फेमिलियर होंगे इस शब्द से, दैट इज अल्तामीरा इन स्पेन, राइट। अल्तामीरा केव इज वन ऑफ द केव जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट केव जो एक्सकेवेट हुए हैं वर्ल्ड में। हालांकि वर्ल्ड में सबसे पहला एक्सकेवेशन मिर्जापुर में हुआ था, उसके 12 साल बाद जो है स्पेन वाला हुआ था। बहुत टाइम तक ये बोला जाता था कि स्पेन वाला जो अल्तामीरा केव है, दैट वाज द फर्स्ट केव जो एक्सकेवेट हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि कुछ लोग, दो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आप उनको जरूर गूगल करिएगा। तो उन लोगों ने क्या किया था बेसिकली, जब वो उन्होंने बहुत पहले ढूंढ लिया था, बट एक जनरल एक आर्टिकल जो है उन लोगों ने जरूर लिखा था, इसके पीछे एक जनरल लिखा था। वो अब मगर जो है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी म्यूट हिम। सो उनमें से दो दो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, प्रिंस प्लीज कैन यू जस्ट म्यूट, थैंक यू। सो इस बीच में जब उन्होंने जब ये एक्सकवेशन का एक क्लेम हो चुका था कि स्पेन इज द फर्स्ट, तो उसके बाद जाके ये जनरल जो है ये रिलीज हुआ था। एंड वो एक प्रूफ था जिससे उन्हें पता लगा कि स्पेन नहीं, मिर्जापुर वाला जो एरिया है, आई एम फॉरगॉटिंग द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ मिर्जापुर। प्रिंस प्लीज आप जरा म्यूट करेंगे अपने, इट्स ओके, थैंक यू। सो ये था, एंड 12 साल बाद जो है वो उस आर्टिकल से, उस जर्नल से पता लगा हमें कि जब ये स्पेन में ढूंढा गया था, उससे 12 साल पहले जो है ये हम ढूंढ चुके थे। सो ये एक एक क्वेश्चन था। एंड अपार्ट ऑफ दिस, वी हैव फ्रांस में हमारे पास दो केव्स हैं अल्तामीरा के अलावा, दैट इज लेस्कॉस केव, और एक है आपका शॉविट केव। ये दो केव हैं, आप जरूर उसको सर्च करिएगा कि अर्लीस्ट केव्स, प्री हिस्टोरिक केव्स इन फ्रांस एंड स्पेन, तब आपको ये दो नाम जरूर मिलेंगे। इवन आई विल शेयर द बुक, वहां पे भी ये बुक में आपको नाम मिल जाएगा।
एंड अगेन इस सेक्शन में से आपको बहुत इमेजेस के ऊपर कोई बात नहीं आएगी, आपसे केव का कोई ड्राइंग या फिर कोई चीज नहीं पूछी जाती स्टोन एज वाले सेक्शन में से। यहाँ पे सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, दैट इज दिस स्कल्पचर आर्किटेक्चर, दैट इज वो विलम्स वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ, स्टोनहेंज एंड ज्यादा फ्रांस और ये स्पेन के दो केव्स। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वी हैव दिस, इस सिविलाइजेशन को हम देखें, ये इजिप्ट सिविलाइजेशन का, तो ये वाला सिविलाइजेशन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हम ये पढ़ रहे थे, हमने बात की थी कि ये चार सिविलाइजेशन एक साथ चल रहे थे, दैट वाज मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि चाइना की साइड चल रहा था। तो ये चारों के साथ साथ हमारे जो टाइमलाइन में जो हमारे पास आता है वेस्टर्न वाले सेक्शन में, वो हमारा सिर्फ इजिप्ट इजिप्ट सिविलाइजेशन आता है, मेसोपोटामिया भी आता है, बट उनको क्रोनोलॉजी में नहीं लेते हम, उसको साइड में अलग से एक चैप्टर आपको आ जाता है जिसमें करते हैं, तो वो हम अभी इजिप्ट के बाद उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इजिप्ट वाले सेक्शन में भी आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन वो पुट अप नहीं करते हैं। बेसिकली अगर आप इजिप्ट वाले पोर्शन के लिए तो सिर्फ एक इजिप्शियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन करके अगर आप एक सिर्फ यूट्यूब पे एक छोटा सा 10-12 मिनट का एनिमेटेड वीडियो भी देख लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। उनका कोई खास ऐसा स्कल्पचर्स नहीं पूछे जाते, ना उनके उनकी लाइफ को लेके ज्यादा कुछ बात होती है जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके होती है। हाँ, ये बहुत ही बेसिक चीजें आप जरूर याद रखें, दैट कि नाइल रिवर के पास हो रहा था, राइट। एंड जो वहाँ के किंग्स होते थे उनको फराहो बोलते थे, राइट। और ऐसे कई छोटी-छोटी चीजें ऐसे, जैसे कि वो कैट्स को बहुत ज्यादा वो वर्शिप करते थे। उनके गॉड गॉडेसेस अलग-अलग थे, बहुत सारी पूरी लिस्ट है। आई विल प्रोवाइड दैट, बुक में है वो पूरा लिस्ट है, वो आप थोड़ा देखते रहें। पिरामिड्स के बारे में थोड़ा-सा आई एम श्योर आप सब अवेयर हैं। सो पिरामिड वाला जो सेक्शन है, दैट वाज़ इनकी भी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इनके पास भी बहुत सारी डायनेस्टीज़ वाला सेक्शन है। आई गेस 21, 29 डायनेस्टीज़ हैं इनके इस पूरे इसमें भी। लेकिन हमें जो थोड़ा-सा दिमाग में बस ये रखना है, सारे डायनेस्टीज़ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4th डायनेस्टी के टाइम पे जो है पहले पिरामिड्स बनने शुरू हुए थे। सो उसमें देयर वाज़ अ किंग कॉल्ड खुफू, खाफरे एंड मेनकौर। ये 3 लोग थे, जो कि सबसे पहले आता है खुफू, फिर आता है हमारे पास खाफरे, फिर उसके बाद मेनकौर। तो जो सबसे पहला वाला जो था जिसकी मैं खुफू की बात कर रहा हूँ, दैट वाज़ द लार्जेस्ट पिरामिड जो है हमारे पास, वो उसका बनाया हुआ है। ही वाज़ द उसके टाइम का बना हुआ है बेसिकली। एंड उसके बाद फिर उसका बेटा एंड उसका भी फिर ग्रैंडसन। तो ये इस तरीके से है बेसिकली। और ये जो उसके साथ स्फिंक्स हमारे पास हमें देखने को मिलता है वहां पे पिरामिड के साथ में, तो वो जो बीच वाला किंग है खुफू, खाफरे एंड मेनकौर, तो जो खाफरे है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि स्फिंक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दैट स्फिंक्स रिप्रेजेंट्स खाफरे। और वो है क्या बेसिकली, वो लॉयन और आधा एक हाइब्रिड क्रिएचर है, जो कि किंग का फेस है और बेसिकली लॉयन की बॉडी है उसपे। एंड इससे ज्यादा और आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, और क्या आ सकता है इसके साथ, आपको ये पूछा जा सकता है कि जब क्वेश्चन आता है कई बार कि सबसे पहले पेपर्स का जो पेपर का जो इन्वेंशन है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो चाइना में हुआ था। लेकिन पेपर जिससे बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ पेपरिस प्लांट। उसका प्लांट होता है जिससे वो बनता था, दैट इज कॉल्ड पेपरिस। तो उसका हमें जो यूज है सबसे पहले हमें यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिलता है हमें। यहाँ पे इनको पेपरस स्क्रॉल बोला जाता था। आप जरूर इसको सर्च करिएगा, पेपरस स्क्रॉल। सो यू विल फाइंड आउट कि वो पूरा ऐसा पेपर का जो जो उसके पत्ते होते थे, पत्ते का कुछ में भी वो कुछ करते थे जिससे उसका पूरा एक लेयर, पतला सा लेयर निकल जाता था। फिर उस लेयर पे वो लिखते थे, तो और उसको रोल करके वो दैट इज कॉल्ड पेपरस स्क्रॉल। वो यहाँ पे यूज हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ आर्किटेक्चर्स हैं जो यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमें पूछा जाता है बेसिकली। ये जो मैंने बताया था 21 या 29 डायनेस्टीज हैं, मुझे भी एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। और उन डायनेस्टीज को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली, द ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। तो ये जो ओल्ड किंगडम था उसमें ही ये सारा चल रहा था, ये पिरामिड्स और स्फिंक्स और ये सारा सेक्शन। फिर आता है हमारे पास मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम में ऐसा कुछ खास काम नहीं हुआ है।
न्यू किंगडम आता है। न्यू किंगडम में वी हैव दिस नेफरतिति का बस्ट जो हमें मिलता है। यहाँ पे एक स्कल्पचर है नेफरतिति, राइट? सो उस वो तूतनखामन आपने जरूर पढ़ा होगा इसका, या कई वीडियोस आते हैं इनके कि ये ऐसा शापित था एंड समथिंग ऐसा ऐसा करके। सो उसकी ये मदर थी बेसिकली नेफरतिति। सो नेफरतिति का बस्ट आपने जरूर लिखना है। ये स्कल्पचर आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है। आई गेस ये जर्मन जर्मन में दैट बर्लिन म्यूजियम में है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लास्ट टाइम एक बार क्वेश्चन भी पूछा था इन्होंने कि नेफरतिति का बस्ट जो स्कल्पचर है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, वो किस म्यूजियम में अभी रखा गया है। तो दैट इज इन बर्लिन म्यूजियम। एंड अपार्ट ऑफ दैट वहां पे कुछ टेम्पल्स है हमारे पास न्यू किंगडम में। द टेम्पल रॉक का टेम्पल है एक, रेमेसेस 1 और रेमेसेस 2 करके। टेम्पल ऑफ खॉन्स, ये दो चीज आप लिख लेंगे। टेम्पल ऑफ रेमेसेस, RAMSES, रामेसेस करके है। एंड देयर इज अ टेम्पल ऑफ खॉन्स, KHONS। ये दो टेम्पल्स आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको मैच द फॉलोइंग में ही आते हैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे टेम्पल ऑफ रामेसेस लिख देंगे, और इधर आपको दे देंगे इजिप्ट सिविलाइजेशन, या फिर इजिप्ट लिख देंगे, या इस तरीके से कुछ भी। तो वो बेसिकली मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से ये क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। वो स्टैटिक पोर्शन में ये क्वेश्चन नहीं पूछते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता ये उनके लिए। लेकिन हाँ, मैच द फॉलोइंग में इसको जरूर वो डाल देते हैं। तो इजिप्ट सिविलाइजेशन के लिए अगेन ये कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं। बाकी आप एक अगर ना भी पढ़ना चाहें, सिर्फ यूट्यूब में देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस, है ना, एनिमेटेड वीडियोस भी हैं बकायदा। आप देख सकते हो कि वो कैसे चल रहा था, क्या कर रहे थे। वो आप जरूर देख सकते हैं। यस, आई फॉरगॉट समथिंग। सबसे पहले अर्ली स्टेज में जो सबसे पहले किंग्स में से थे, दैट वाज नार्मर। एक किंग था नार्मर, तो उसका पैलेट है एक, द पैलेट ऑफ नार्मर करके। उसको जरूर जो है आप देखें। और गूगल में देयर इज एक एकेडमी है, खान एकेडमी करके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द खान सरवल एकेडमी। एक खान एकेडमी करके एक वेबसाइट है, आप उनको देख सकते हैं, khanacademy.org। ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे भी आपको पूरा वेस्टर्न आर्ट का, इवन इंडियन शायद है या नहीं, आई डोंट नो, वेस्टर्न का बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने क्रोनोलॉजी से साइड सेट करके पूरा एक पूरा बता रखा है उन्होंने बहुत अच्छे से। तो उसमें पैलेट ऑफ नार्मर को भी उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है बेसिकली कि उस पैलेट ऑफ नार्मर में वो बेसिकली जो नार्मल का पैलेट है वो दो है कुछ इस तरीके से, अगर आपने देखा हो। तो उसके ऊपर जो वो कार्विंग्स हैं, तो वो कार्विंग में उन्होंने कैसे कार्व किया हुआ है, क्या है वो, आपने उसको एक डिस्क्रिप्शन वाला आप देखेंगे, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे वो लोग। आप लिख सकते हैं सीधा पैलेट ऑफ नार्मर खान एकेडमी लिख देंगे सीधा, तो वो आ जाएगा वीडियो। और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है उस पैलेट को। मे बी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जो पैलेट है, जो पैलेट ऑफ नार्मर है, उसमें नार्मर उसमें जो जितने भी ड्राइंग्स हैं और वो कार्विंग्स हैं, तो वो विजुअल कॉम्प्रिहेंशन में कभी वेस्टर्न वाले पोर्शन के लिए डाल सकते हैं। ये एक एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी। आप जब आप और ये इजिप्ट इजिप्ट सिविलाइजेशन का जब आप वीडियो आप देखेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पे हर उनका ना किंग सबका वो होता था, हायरार्की होता था उनका, कि ये वाला किंग वो अलग तरह की टोपी पहनते हैं, दूसरे उनके लिए क्राउन्स अलग हैं, उनके व्हाइट कलर के होते थे, किसी के रेड कलर के होते थे, किसी के डबल क्राउन होते थे। तो वो ये आपको जो वीडियोस आप देखेंगे ना, सीधा सीधा सिंपल, तो वो उसमें बहुत आराम से इजीली मिल जाएगा। हीरोग्लिफ आप नहीं भूलेंगे। हीरोग्लिफ इज अगेन समथिंग जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी उनकी, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास सबकी स्क्रिप्ट्स हैं। हीरोग्लिफ जो है वो आज के डेट पे डिकोड हो चुका है। सो अगर आप खुद भी चाहें, वेबसाइट्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप खुद भी अपने हिरोग्लिफ वाले स्क्रिप्ट में आप अपना नाम भी लिख सकते हो, इतना ज्यादा उन्होंने डिकोड कर लिया है उसको। सो एक ये इनका मैन्युस्क्रिप्ट, वो जो स्क्रिप्ट है बेसिकली इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखते हैं, दैट इज अ हिरोग्लिफ, राइट। सो इससे ज्यादा आपको जो है जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी इजिप्ट सिविलाइजेशन के लिए। अपार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे हम बात करें एक और मेसोपोटामियंस की। तो मेसोपोटामिया के लिए हमारे पास एक क्या आता है कि आज के डेट का इट्स अ मॉडर्न इराक बेसिकली। जब ये जो इराक वाला पोर्शन है मैप में, दैट इज
मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया वाले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते, एक से दो क्वेश्चन फंसता है, लेकिन वो भी इतना इजी क्वेश्चन डालते हैं क्योंकि वो रिपीट में डालते हैं, क्योंकि वो हमारे टाइमलाइन की हिस्ट्री में नहीं है, दैट्स वाई वो उसको थोड़ा सा रिपीट में रखते हैं। एंड मेसोपोटामिया के लिए भी अगेन वी हैव दिस टू रिवर्स, अगर आप उसको मैप में देखेंगे। सो जैसे कि हर सिविलाइजेशन किसी एक नदी के किनारे ही बसता था, क्योंकि पानी वॉज द मेन सोर्स नो फॉर द लाइफ। सो वहां पे भी देर इज अ टू रिवर, वैसे वो एक ही है, वो बेसिकली ट्रिब्यूटरी है एक दूसरे की। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस करके शायद था एक, ये ना यूफ्रेटिस और टिग्रिस, ये दो नदियां हैं जो मेसोपोटामिया के इर्द गिर्द थी। और अगेन यहाँ पे भी कुछ डायनेस्टीज का सेक्शन रहता था, उरुक पीरियड आया, फिर बेबीलोनियन, फिर सुमेरियन, ऐसे करके तीन चार ये थे क्रोनोलॉजी में। बट अगेन हमें क्रोनोलॉजी मेसोपोटामिया की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन टर्म्स आपको जरूर पता होना चाहिए, बेबीलोनियन, सुमेरियन, उरुक, ये तीन पीरियड्स हैं जो इसको मैं क्रोनोलॉजी में एक जगह लिखवा भी दूंगा अभी आपको, जहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। हालांकि सबसे पहला, जस्ट सेकेंड, अगर मैं इसको बोलूं तो हमारे पास एक सबसे पहले एक पीरियड जो हमें लिखने की जरूरत है, दैट इज द उरुक पीरियड, URUK। उरुक पीरियड जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट जो है माना जाता है इस मेसोपोटामियन में। और इनके जो टेम्पल्स होते थे, इनके जहाँ पे जो टेम्पल्स होते थे, इनको बोला जाता था जिगुरट। ठीक है, ZIGGURATS, जिगुरट। ये जिगुरट जो है बेसिकली मेसोपोटामियंस के टेम्पल हुआ करते थे। और अभी एक आएगा उर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिगुरट करके, वो हम लिखेंगे उसको। तो इनको, जस्ट सेकंड, और क्या था, जिगुरट तो हो गया। यस, तो बेसिकली जिगुरट जो है वो उनको टेम्पल्स होते थे। एंड उनका जो स्क्रिप्ट होता था, दैट इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। आप लिखेंगे क्यूनिफॉर्म, CUNIEFORM, क्यूनिफॉर्म। ये क्या है? क्यूनिफॉर्म इज अ इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस मेसोपोटामियंस। ये उनका स्क्रिप्ट है बेसिकली, जैसे उनका हिरोग्लिफ था, इनका क्यूनिफॉर्म है। और ये क्यूनिफॉर्म बेसिकली होता ऐसा था कि ये लोग क्ले का पूरा एक स्लैब होता था, टैबलेट होता था क्ले का, और उसपे में भी शायद नाखून से या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वो ऐसे दबा के सिर्फ ऐसे हाथ से करते थे, या मे भी किसी टूल से करते होंगे। आप एक बार उसको क्लिक देखेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा क्यूनिफॉर्म किस तरह के होते थे। तो क्यूनिफॉर्म एक आपने जरूर रखना है याद। एंड अपार्ट ऑफ दैट, हमारे पास और क्या चीजें हैं? हमारे पास कुछ ये उरुक पीरियड के बाद हमारे पास एक आता है, दैट इज न्यू सुमेरियन। न्यू सुमेरियन, सुमेरियन भी आता है उसके बाद, फिर न्यू सुमेरियन आता है। तो हम बस मेन मेन वाला ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो न्यू सुमेरियन में, न्यू सुमेरियन का अगर मैं डेट अगर आपको लिखूं, तो दैट इज समवेयर अराउंड 2100 से लेके 1800 BC के बीच में, राइट। सो 2100 से लेके 1800 BC के बीच में है ये हमारे पास दिस न्यू सुमेरियन। और यहाँ पे हमें मिलता है जिगुरट ऑफ उर। टेम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिगुरट ऑफ उर, ये लिखेंगे। और इज बेसिकली प्लेस, वहां पे अगर आप मैप देखेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, तो यू विल फाइंड दिस प्लेसेस। ये सारे जगह थे, बेबीलोनियन, सुमेर और आपका उर, ये सारे प्लेस हैं। तो वहां पे कुछ इस तरीके का चीजें चलता था कि जहाँ पे वो डायनेस्टी बैठ गए, और उसी डायनेस्टी के नाम पे उनका, उसी शहर के नाम पे ही उनका डायनेस्टी चल रहा है। तो वो शिफ्ट होते रहे हैं बहुत टाइम तक, वो उन्होंने, ऐसा नहीं हुआ है वहां पे, कोई ऐसा स्टोरी नहीं है कि आपने वो कोई मरा और उसके बाद आया हो। ये लोग ना, कुछ ऐसी स्टोरीज रही हैं इनकी, वो शिफ्ट होते गए हैं हर जगह, स्टेट बाय स्टेट, जगह जगह पे आते गए। वो जैसे जैसे शिफ्ट होते गए, वो पहले वाली जो डायनेस्टीज है वो कोलैप होते गए, और ये वाले नए तरीके से आते गए। कुछ इस तरीके के इनके स्टोरी है इनकी। एंड इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने भी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है इस यूजीसी के एस्पेक्ट से। सो जिगुरट ऑफ उर इज द वन थिंग। एंड उसके बाद वी हैव दिस स्टैचू ऑफ टेल एस्मर। लिखेंगे आप इसको,
स्टैचू ऑफ टेल असमर, TELLASMAR, स्टैचू ऑफ टेल असमर। ये कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो 8-9 कुछ ऐसे गुड्डे गुड़िया की तरह इन्होंने इतने इतने से बना रखे हैं, ऐसे बहुत सारे। आप जरूर इसको इमेज इमेज में अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग क्लासेस में हम चलाते हैं, मैं क्लास कराता हूँ तो उस टाइम पे हम शेयर करते हैं। अभी फिलहाल ये है कि इमेज शेयर करने में बहुत टाइम जाएगा, एंड सो आई एम कि आप लिख लें उसको, आप जरूर उसको अपने आप से जरूर उसको देख लें। सो स्टैचू ऑफ टेलिस्मर इज द फर्स्ट स्कल्पचर जो आपको दिमाग में रखना है। अब ये कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन इराक। इराक में बगदाद का एक उसका वो है, इराक म्यूजियम बेसिकली। बगदाद इज अगेन अ कैपिटल ऑफ इराक, तो वो एक बगदाद म्यूजियम में है वहां पे, राइट। ये स्टैचू ऑफ टेलिस्मर बगदाद म्यूजियम में है। एंड पहला हमने लिखा जिगुरट ऑफ उर, दूसरा स्टैचू ऑफ टेलिस्मर। फिर हम आते हैं नीचे बेबीलोन में। बेबीलोनियन चलता है इनका ऐसा। सो बेबीलोन का पीरियड अगेन ये भी लगभग circa 1900 से लेके 540 बीसी के बीच में अराउंड था। ये सिर्फ डेट आप लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि कौन किस टाइम पे चल रहा था। अदरवाइज ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। एंड सो यस, सो अब इस सेक्शन में अब यहाँ पे जो बेबीलोनियन आते हैं, बेबीलोन का जब टाइम पीरियड आता है, तो यहाँ पे एक एक स्टैचू है, एक बेसिकली स्टैचू का एक स्कल्पचर जैसा है, जो कि इट्स बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। इनके टाइम पे कुछ लॉज और इस तरीके की चीजें होती थी। तो यहाँ पे भी वी हैव दिस, एक स्टैचू है, बड़ा सा स्कल्पचर है, एक बड़ा सा, दैट इज कॉल्ड लॉ कोड ऑफ हामूराबी। लिखेंगे आप इसको, लॉ कोड ऑफ हामूराबी, बेबीलोनियन के नीचे लिख देंगे पहला मेन स्कल्पचर जो इंपॉर्टेंट है, लॉ कोड ऑफ हामूराबी, HAMURABI, हामूराबी, लॉ कोड ऑफ हामूराबी। ये अभी कहां पर है? ये लूव में है, पेरिस में, जहां पे ये जो मेन म्यूजियम है अपना मोनालिसा वाला, लूव म्यूजियम में लॉ कोड ऑफ हामूराबी वहां पर है। इसका जरूर आपने देखना है इस स्कल्पचर को। इस स्कल्पचर में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है, उन्होंने ऐसे लिखे हुए हैं, और वो अगेन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है। दैट वाज बेसिकली इनका जो स्क्रिप्ट का मेन वो था, लिखने का जो फॉर्म था इनका, उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इन्होंने। इसके अलावा हमें बेबीलोनियन में और क्या मिलता है? लमासू, दैट इज अनदर हाइब्रिड क्रिएचर, लमासू, LAMASSU, लमासू। लाइमस्टोन का बना हुआ है, 14-15 इंच की फीट की हाइट है, एंड ये भी लूव म्यूजियम में ही रखा हुआ है। बहुत सारे मिले हैं, जिसमें से मेन जो है, कुछ जो है ऐसे दरवाजे के बिल्कुल सेंटर में ऐसे रखे हुए हैं। आप गूगल करेंगे, यू विल फाइंड दैट पिक्चर। और बहुत बड़े हैं, दरवाजे के एंट्रेंस में उन्होंने एज अ दिक्पाल की तरह रखा हुआ है उसको, बिल्कुल ऐसे सामने दो। वो हाइब्रिड क्रिएचर है वो, आई गेस अगेन किंग का ह्यूमन फेस है, बॉडी आई गेस लॉयन की है, पंख है उनको, कुछ ऐसे करके क्रिएचर है, आप उसको जरूर देखेंगे, लमासू। सो अब ये एक और चीज आप लिख लेंगे, इश्तर गेट, ISHTAR, इश्तर गेट, इश्तर गेट, एक ये भी लिख लेंगे। लॉ कोड ऑफ हामुराबी, लमासू, इश्तर गेट, इन तीनों की आपने इमेजेस जरूर देखने हैं। और ये कैसे एग्जाम में आ सकता है? अगेन सिर्फ आपको लिखा जा सकता है कि लमासू इज एसोसिएटेड विथ विच सिविलाइजेशन, या फिर व्हाट, एसोसिएटेड विथ व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो वहां पे आपको लिख दिया जाएगा, मेसोपोटामिया लिख सकते हैं, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ही लिखेंगे बेसिकली, तो वो या फिर मैच द फॉलोइंग में दे देंगे आपको सीधा, लमासू, है ना। तो ये एक हमारे पास हाइब्रिड क्रिएचर्स का बड़ा वेस्टर्न में भी है, ये कई कई जगहों पे, तो आप जरूर इनको देखें। देयर इज अ हाइब्रिड क्रिएचर कॉल्ड सेंटोर ऑल्सो। सेंटोर बेसिकली शायद वो बुल है, शायद हेड बुल है उसका, बुल का हेड है एंड बॉडी ह्यूमन की है, दैट इज अ सेंटोर, आई गेस, जहां तक मुझे याद आ रहा है। I'm not like sure 100%. So ये कुछ हाइब्रिड क्रिएचर्स हैं, आप इनको, ओ ओके, सेंटोर हॉर्स वाला है, सो दैट इज अनदर, उसको कुछ और बोलते हैं, वो बुल
और हेड के साथ ऐसे ही कुछ सेम साउंड करता है वो सेंटोर, मेंटोर की तरह से कुछ साउंड करता है वो। आप ज़रूर देखें। सो ये सारे हाइब्रिड क्रिएचर्स हैं, ये किस-किस के साथ कहाँ से कनेक्टेड हैं, ये ज़रूर आप देखें। जैसे कि ये लमासू यहाँ से बिलॉन्ग करता है एंड हमारे पास जो स्फिंक्स है, वो इजिप्ट से सिविलाइजेशन से बिलॉन्ग करता है। एंड इसके इसके साथ और आप क्या देखना है आपने, मेसोपोटामिया में हमने ज़िगुरैट ऑफ उर, अभी तक मेसोपोटामिया के ऊपर जो क्वेश्चन आया है सिर्फ और सिर्फ ज़िगुरैट ऑफ उर को लेके आया है अभी तक। लॉ कोड ऑफ हम्मुराबी नहीं पूछा गया है, इस्टरगेट नहीं पूछा गया है, यस लमासू ज़रूर पूछा गया है। स्टैच्यू ऑफ टेलिस्मर भी आई गेस शायद पूछा गया एक बार, वरना बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, तो आई एम श्योर कि वो आने वाले टाइम पे ये ज़रूर इनको पूछ सकते हैं। तो ये जितने भी हमने ये टर्म्स लिखे हैं, इनको ज़रूर